गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर में यूनिट फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा है और उसमें अपन धातुओं के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस वगैरह अपन पढ़ के आए हैं। और अपन को पता है कि धातुओं में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसके द्वारा प्रकाश की कणीय प्रकृति होती है, इसको प्रूव किया जाता है। कुछ अन्य गुण जैसे विवर्तन है, ध्रुवण है आदि ये दर्शाते हैं कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तरंग। इसका मतलब जो हमारा प्रकाश होता है वो ड्वेल नेचर शो करता है, तरंग की भांति भी व्यवहार करता है और कण की भांति भी व्यवहार करता है। क्लियर? ठीक उसी प्रकार डी ब्रोगली ने बताया कि और प्रकाश की ये जो द्वैत प्रकृति होती है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में किसने बताया था? आइंस्टाइन ने। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने कहा कि जो प्रकाश होता है वो द्वैत प्रकृति का होता है, कभी तरंग की तरह बिहेव करता है तो कभी कण की तरह बिहेव करता है। फिर इसके बाद में साइंटिस्ट आए डी ब्रोगली। क्लियर? अब डी ब्रोगली ने बोहर का परमाणु मॉडल, जो अपन ने 11th क्लास में पढ़ा है, बोहर के परमाणु संबंधी सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत और आइंस्टीन के प्रकाश की द्वैत प्रकृति वाले सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए मैटर के लिए, द्रव्य के लिए अपना एक सिद्धांत दिया, जिसे अपन क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली सिद्धांत। क्लियर? अब देखिए, डी ब्रोगली ने क्या कहा? डी ब्रोगली ने कहा कि जिस प्रकार प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात एक ही समय में कण व तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के समान द्रव्य कण भी द्वैत प्रकृति के होते हैं। इलेक्ट्रॉन भी प्रकाश की भांति एक समय में कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है और इलेक्ट्रॉनों की तरंगों को डी ब्रोगली ने द्रव्य तरंगों का नाम दिया। डी ब्रोगली ने यह भी बताया कि ये कणीय गुण और तरंगीय गुण एक दूसरे के पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, अर्थात समय के किसी भी बिंदु पर कोई कण कणीय अथवा तरंगीय गुणों को एक साथ प्रयोग में नहीं दर्शाता है। क्लियर? तो डी ब्रोगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म गतिशील कणों की प्रकृति भी कैसी होती है? द्वैत प्रकृति। और उनके कणीय गुण की अगर अपन बात करें तो देखिए, अपन लिखते हैं संवेग, उसकी ऊर्जा, ये उसके कणीय गुणों के बारे में बताते हैं। जबकि तरंग धैर्य है, आवृत्ति है, ये किसके बारे में बताते हैं? तरंगीय गुणों के बारे में। तो डी ब्रोगली ने बताया कि जो मैटर होता है वो प्रकाश की तरह ही किस नेचर का होता है? बोलो, ड्वेल नेचर का होता है, द्वैत प्रकृति का होता है। यही डी ब्रोगली का सिद्धांत है। अब देखिए, इस डी ब्रोगली ने इन दोनों के मध्य, तरंगीय और कणीय गुणों के मध्य के संबंध को डी ब्रोगली समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। डी ब्रोगली ने प्लांक समीकरण E बराबर एच न्यू, ये था प्लांक ने समीकरण दी थी एनर्जी के लिए, किसी तरंग अथवा विकिरण की ऊर्जा एवं आइंस्टीन के अनुसार E बराबर mc स्क्वायर। आइंस्टीन समीकरण है, ये किसकी समीकरण है? बोलो, प्लांक की। ये बोलो किसकी है? आइंस्टीन की। के अनुसार किसी कण की ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होनी चाहिए। तो ये है तरंग की ऊर्जा, ये किसकी है? विकिरण की ऊर्जा, या बोलूं कण की ऊर्जा। और एक तरंग या विकिरण की ऊर्जा है E बराबर एच न्यू, और किसी कण के लिए ऊर्जा बोलो आइंस्टीन के अनुसार क्या है? E बराबर mc स्क्वायर। एक दूसरे के तुल्य होनी चाहिए, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? एच न्यू बराबर mc स्क्वायर। क्लियर? अब अपन को पता है न्यू आवृत्ति बराबर बोलो क्या होती है? c अपॉन लैम्डा, जहां पे c बोलो क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड लैम्डा होती है वेवलेंथ। तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा h गुणा म्यू का मान रखूंगी, c अपॉन लैम्डा बराबर बोलो क्या हो जाएगा? mc स्क्वायर। यहाँ से c से बोलो क्या हो गया? कैंसिल। तो h अपॉन लैम्डा बराबर बोलो क्या हो गया? mc। क्लियर? और अब देखो, ये mc अगर मैं बात करती हूँ
सी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और यदि किसी में द्रव्य कण की बात करूंगी तो यहाँ पे v होगा उसकी वेलोसिटी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि h अपॉन लैम्डा बराबर बोलो क्या हो जाएगा mv, और ये mv बोलो किसके बराबर होता है, संवेग के बराबर। तो यहाँ से अपन क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि संवेग जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बोलो किसके, तरंग दैर्ध्य के, और यही डी ब्रोगली का बोलो क्या है, समीकरण। तो इस समीकरण को आप लोग ध्यान में रखेंगे। कैसे डेराइव किया समझ में आया, प्लांक का नियम और एक आइंस्टीन के अनुसार जो कण की ऊर्जा होगी, विकिरण की ऊर्जा प्लांक के अनुसार, इन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। क्लियर। तो यहाँ से अपन ने निष्कर्ष निकाला कि जो संवेग होता है वो तरंग दैर्ध्य के बोलो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए एक बार मैं इसको दोबारा लिख लेती हूँ कि संवेग, और संवेग को देखो अपन ने किससे दिखाया है, mv बराबर बोलो क्या होता है, h अपॉन लैम्डा। तो और यहाँ पे h बोलो क्या होता है, प्लांक स्थिरांक। h होता है यहाँ पे प्लांक स्थिरांक, जिसकी फिक्स वैल्यू होती है 6.6 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकेंड। क्लियर। और लैम्डा को अपन बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। तो यहां से मैं ये अपनी जो समीकरण होती है, इस समीकरण को अपन क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली समीकरण। क्लियर। अतः डी ब्रोगली सिद्धांत को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि गति करते हुए किसी कण का संवेग उसकी तरंग दैर्ध्य की बोलो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। और यहाँ पे h प्लांक कांस्टेंट है, जो संवेग की बोलो क्या होता है, समानुपाती। क्लियर। गति करते हुए कण अर्थात द्रव्य तरंगों से संबंध जो तरंग दैर्ध्य होगी उसको डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। डी ब्रोगली समीकरण उन सभी कणों पे लागू होती है जो इलेक्ट्रॉन की भांति क्या हो, सूक्ष्म हो। बड़े कणों की भी कुछ तरंग दैर्ध्य होती है, लेकिन उसका मान इतना कम होता है कि उसको अपन इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो इसीलिए डी ब्रोगली की जो द्रव्य तरंगे हैं उनका महत्व केवल अति सूक्ष्म कणों के लिए है, बड़े पिंडों के लिए इसका महत्व नहीं है, क्योंकि बड़े कणों के संबंध द्रव्य तरंगों के तरंग दैर्ध्य का मान इतना कम होता है कि उसे किसी भी विधि के द्वारा ज्ञात किया नहीं जा सकता। क्लियर। ये तो थे डी ब्रोगली की समीकरण। सीधे सीधे आप लोग ध्यान रखेंगे, संवेग बराबर h अपॉन लैम्डा। क्लियर। अब देखिए इस समीकरण की उपयोगिता देखिए क्या है। डी ब्रोगली जो अपन ने समीकरण निकाले इसकी उपयोगिता देखिए, तो डी ब्रोगली समीकरण की सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता परमाणु की संरचना में है। बोहर ने अपने परमाणु के मॉडल में जो पोस्टुलेट्स दिए थे उसमें कहा था कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, उसमें अपन की इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr बराबर h अपॉन 2 का क्या होता है बोलो, पूर्ण गुणज। अर्थात इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनके कोणीय संवेग का मान h अपॉन 2 का बोलो क्या होता है, पूर्ण गुणज। अब इसको अपन प्रूव किसके द्वारा कर सकते हैं, डी ब्रोगली समीकरण के द्वारा। कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है और वो किसी वर्तीय पथ में बोलो क्या कर रहा है, वर्तीय पथ में घूम रहा है, तो उससे संबंधित तरंग को इस प्रकार से मैंने डिनोट किया है। अब तरंग उसी अवस्था में निरंतर रहेगी जब वर्त की परिधि का मान उस तरंग की तरंग दैर्ध्य का क्या हो, पूर्ण गुणज। और वर्त की परिधि को देखो अपन किससे डिनोट करते हैं, 2πr, और ये इस तरंग की तरंग दैर्ध्य का बोलो क्या हो, पूर्ण गुणज। एन पूर्णांक है 1, 2, 3 और 4, तो वर्त की परिधि इस तरंग की तरंग दैर्ध्य का क्या है, पूर्ण गुणज है। अब देखिए यहां से देखिए आप लोग, अपन ने डी ब्रोगली समीकरण में कहा था कि संवेग mv बराबर बोलो क्या होता है, h अपॉन लैम्डा। क्लियर। यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालो, ये क्या हो जाएगा, h अपॉन mv। अब ये लैम्डा, ये समीकरण 1 कर देती हूँ, ये समीकरण 2 कर देती हूँ। अब समीकरण 2 से लैम्डा की वैल्यू कहाँ पे रख रही हूँ, समीकरण नंबर 1 में, तो बोलो क्या हो जाएगा, 2πr बराबर NH अपॉन mv। क्लियर। और अब देखो मैं इसको रियल
रीअरेंज कर रही हूँ, ये इधर लेके जाती हूँ mv और r बराबर NH/2 2 इधर आ गया 2 पाई और mv इधर ले गई तो ये क्या हो गया mvr बराबर NH/2 तो आप देख रहे हो बोहर ने जो अपना पोस्टुलेट दिया था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनके कोणीय संवेग का मान h/2 का पूर्ण गुणज होगा। ये रहा अपन ने लिखा था। अब देखो इसको अपन किसके द्वारा प्रूव कर सकते हैं, डी ब्रॉगली समीकरण के द्वारा। क्लियर, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखो इसका प्रायोगिक सत्यापन कैसे करेंगे डी ब्रॉगली समीकरण का। तो एक तो डेविसन और जर्मन ने अपना एक प्रयोग किया था, उसके द्वारा इन्होंने सत्यापन किया था। एक देखें, अपन एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं जिसपे आवेश E है, इलेक्ट्रॉन है जिसपे आवेश कितना है E, और ये V विभव के द्वारा, ये V जो मैंने लिया है ये बोलो क्या है, विभव के द्वारा क्या हो रहा है, त्वरित हो रहा है। और अब इसकी जब इसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है तो देखिए अब गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के लिए बोलो कैसे लिखते हो, हाफ mv²। ये मास है, ये वेलोसिटी है और ये किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वाला v बोलो किसको दिखा रहा है, वोल्ट को। क्लियर, यहाँ पे m इलेक्ट्रॉन के मास को दिखाएगा, v इलेक्ट्रॉन का वेग है। अब देखिए यहाँ से v² लिखूंगी तो बोलो क्या लिखेंगे, v² बराबर ये 2 ऊपर जाएगा तो 2ev अपॉन बोलो क्या होगा m। क्लियर, और अब यहाँ से अगर मैं v निकालूं तो बोलो इसका क्या हो जाएगा, √2ev, ये v बड़ा वाला वोल्ट को दिखा रहा है, अपॉन m हो गया। क्लियर, अब देखिए v का ये मान अपन ने डी ब्रॉगली समीकरण लिखी थी, बोलो क्या लिखा था अपन ने लिखा था संवेग mv बराबर h/λ। क्लियर, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे अपन, लैम्डा निकाल लेते हैं। लैम्डा बराबर बोलो क्या होगा, h/mv। ये मैंने डी ब्रॉगली समीकरण लिखी है। क्लियर, तो इसको मैं रीअरेंज करूंगी तो कैसे लिख सकती हूँ, लैम्डा बराबर h/mv। इसको मैं समीकरण नंबर दे देती हूँ 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 से v का मान रखेंगे, ये v का मान यहाँ रख देते हैं तो लैम्डा बराबर बोलो क्या होगा, h/m गुणा ये रख दूं तो ये देखना क्या होगा, 2ev वोल्ट अपॉन m। क्लियर, ये भी अंडर रूट में ही है तो मैं इसको अलग से दिखा देती हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ये अंडर रूट। अब देखो ये जो m है मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, √m गुणा √m। क्लियर, अब देखो एक m से एक m बोलो क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये √m ऊपर रह गया तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, इसके साथ लिख देती हूँ 2mev और इसका बोलो क्या हो गया, अंडर रूट। क्लियर, तो लैम्डा बराबर आ गया h/2mev का अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पे ये जो h होता है ये फिक्स राशि है, मैंने बताया था आपको प्लांक कांस्टेंट 6.6 गुणा 10⁻34 जूल सेकंड। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है। m मास इलेक्ट्रॉन का वो भी फिक्स होता है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। क्लियर, और ये जो आवेश है इसका भी मान 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। क्लियर, तो अब ये v की वैल्यू अगर अपन को पता चल जाए तो अपन लैम्डा निकाल सकते हैं। क्लियर, तो देखिए कैलकुलेशन नीचे करने के लिए ये वैल्यू रख के अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। h की वैल्यू कितना रखोगे, 6.6 गुणा 10⁻34 जूल सेकंड। m की वैल्यू रखेंगे 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। आवेश बोलो कितना होगा, 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। इन सब की वैल्यू जब मैं रखूंगी तो ये देखना कितने के बराबर आएगा। अब v मैं मान, तो ये देखना मेरा जो मान आएगा वो आएगा 12.26 गुणा 10⁻10 अपॉन √v और ये क्या हो गया, मीटर। क्लियर, तो ये वैल्यू आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर अपन को ये पता पड़ जाए कि उस इलेक्ट्रॉन को अपन ने कितने वोल्ट से त्वरित किया है तो अपन उसकी तरंग दैर्घ्य का मान निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अपन ने 100 वोल्ट से उसको त्वरित किया, अब 100 का अंडर रूट बोलो कितना होगा, 10।
क्लियर। अब 10 तो है, ये कितना हो जाएगा, ये करोगे तो बोलो कितना होगा, 1.226 गुणा 10 की, उसकी तरंग दैर्घ्य इतनी आ जाएगी। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर। तो इसकी जगह देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगस्ट्रॉम। तो जो मेरी वैल्यू होगी वो देखना जरा, ये हो जाएगी क्या, 1.226 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। या मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1.226 गुणा 10 की घात -10 मीटर, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। क्लियर। तो ये अपना डी ब्रोगली समीकरण, इस श्लोक को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, एक है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, अपन लोग पढ़ के भी आते हैं, एक बार दोबारा देख लीजिए। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार 1927 में हाइजेनबर्ग ने अपना अनिश्चितता सिद्धांत दिया था। और इस सिद्धांत के अनुसार किसी क्षण किसी सूक्ष्म कण की स्थिति व संवेग दोनों का मान बिल्कुल सही ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है। तो चेंज इन संवेग, चेंज इन पोजीशन ग्रेटर एंड इक्वल देन h अपॉन बोलो क्या होगा, 4 पाई। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, ये था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कि किसी भी क्षण किसी सूक्ष्म कण की स्थिति व संवेग दोनों के मान को बिल्कुल सही ज्ञात करना संभव नहीं है। यदि एक का मापन, मान लीजिए आप पोजीशन का मापन यथार्थ कर रहे हैं, तो उसकी अनिश्चितता को कम करेंगे तो दूसरे की अनिश्चितता का मान बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की अनिश्चितता का गुणनफल कम से कम किसके बराबर होगा, h अपॉन 4 पाई के बराबर होगा। और इसको संवेग को देखो अपन कैसे लिखते हैं, संवेग को लिखते हैं m, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ m डेल्टा v। क्लियर। उसकी वेलोसिटी में चेंज, और ये किसके बराबर होगा, h अपॉन 4 पाई के। या देखो मैं इसका एक और फॉर्म कैसे लिख सकती हूँ, डॉट डेल x ये, और h अपॉन बोलो क्या लिखेंगे, 4 पाई m। ये वाला फॉर्म भी अपन को देखने को मिलता है। या देखो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, डॉट डेल x, और ये हो गया h कट अपॉन 2, और h कट बराबर बोलो किसके बराबर होता है, h अपॉन 2 पाई के। तो अपन इन सारे तरीके से इसको हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को लिख सकते हैं। आप लोग भी इसको ध्यान में रखेंगे। क्लियर। अब देखिए, बात करते हैं परमाणुवीय कक्षक की। देखिए, अब ये परमाणुवीय कक्षक क्या होता है, देखिए अपन को पता है परमाणु में नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित पथों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, और इन निश्चित पथों को अपन क्या बोलते हैं, कक्ष। लेकिन हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत जो था, उसके आधार पर कक्षक की अवधारणा का जन्म हुआ। देखिए, अपन को पता है, मान लीजिए ये कोई नाभिक है, इसके चारों तरफ ये एक निश्चित वर्ताकार पथ है, इस पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, इसको अपन बोलते हैं कक्ष, ऑर्बिट। लेकिन कक्षक की जो अवधारणा थी वो किसने दी, हाइजेनबर्ग ने। उनके अनुसार एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही क्षण उसकी स्थिति और वेग क्या है यह निर्धारण नहीं किया जा सकता, परंतु किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर के त्रिविमीय आकाश के किस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। दोबारा सुने क्या बोल रही हूँ, कि मान लीजिए कोई परमाणु है, उसका नाभिक, उसके चारों ओर के त्रिविमीय आकाश में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितनी है या प्रायिकता कितनी है, उसका अपन ज्ञात कर सकते हैं। अतः नाभिक के चारों ओर के उस त्रिविमीय आकाश को अपन बोलो क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। क्लियर। तो ध्यान रखेंगे, तो नाभिक के चारों ओर का ये त्रिविमीय जो विन्यास होगा, इसी को अपन ऑर्बिटल कहा जाता है, जिसमें निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बोलो क्या होती है,
अधिकतम होती है। और चूंकि अपन को पता है हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक के अतिरिक्त केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो नाभिक के चारों ओर उसके पाए जाने की संभावना क्या होती है? अधिकतम। तो ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोलो क्या हो गया उसका परमाणुवीय कक्षक। क्लियर? तो ध्यान में रखेंगे हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर परमाणुवीय कक्षकों का अवधारणा हुई। उनके अनुसार नाभिक के चारों ओर का त्रिविमीय आकाश में वो क्षेत्र जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी संभावना अधिकतम होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? कक्षक। क्लियर? तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। थैंक यू।